बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 को कवर किया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेटिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट की स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सेकंड डेफिनेशन है ये वाली, इसको समझने से पहले देखें कि एक वायर है उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। अब ये जो करंट है ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब जिस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट हो जाएगी और उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो गया है। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन इसकी देखें कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है जिसमें से क्या करा, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लेगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस फिजिक्स की इस ब्रांच की स्टडी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाएगी। अब हमने पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें। प्रोफेसर हांस ऑस्टेड सजेस्टेड दैट करंट कैरिंग हैज़ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो हमारे पास देखें कि अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि एक वायर है उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। करंट क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये हमें किसने बताया था, प्रोफेसर हांस ऑस्टेड ने। इसने बताया था कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो जब प्रोफेसर हांस ऑस्टेड ने ये बात बताई थी तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इस कोशिश में थे कि वो ये फाइंड आउट कर सकें कि अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, ये किसने बताया था, माइकल फैराडे ने बताया था। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट मिलता है, ये प्रोफेसर हांस ऑस्टेड ने बताया था। माइकल फैराडे ने बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भी हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बताया था माइकल फैराडे ने। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है कि टेक अ स्ट्रेट थिक वायर एंड पास इट वर्टिकली थ्रू अ होल इन अ हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। करना क्या है कि हमने एक कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है, ये क्या है, ये कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में से यहाँ से होल करना है और इस वायर को पास करना है। पास करने के बाद हमने इसके ऊपर कंपास रखनी है जिनकी नीडल रेड कलर की बनी हुई है। अब ये नीडल क्या होंगी कि जब करंट ज़ीरो होगा ये अपने आप को नॉर्थ साइड पे सेट कर लेंगी। ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो करेगा तब क्या होगा ये हम बाद में देखते हैं। अब देखें कि हमने क्या किया है, सबसे पहले थिक वायर ले ली है, उसको फिर हमने क्या किया, वर्टिकली पास करवा लिया है, किस में से, कार्डबोर्ड में से, जो कि हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। If a series of compasses are placed around a wire that is not carrying a current, all the compasses needle point toward north। जब क्या होगा कि हमने उस वायर के इर्द गिर्द क्या रख दी हैं, कंपस रख दी हैं। ठीक है, अब वो कंपस क्या करेंगी, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो वो अपने आप वो सेट कर लेंगे, जो उनकी नीडल होगी वो नॉर्थ साइड पे चली जाएगी। ठीक है, देखें यहाँ पे देखें कि अब सपोज कर लें ये साइड नॉर्थ है, तो जितने भी कंपस यहाँ पे 6 कंपस रखी हुई हैं, 6 की 6 कंपस की जो नीडल है वो कौन सी है, नॉर्थ साइड पे। जब करंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कंपस जो होंगी वो अपनी नीडल को सेट कर लेंगी सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग। ठीक है, देखें ये सर्कल होता है ना, इसका टेंजेंट इस तरफ बनता है, इस तरह से, इस तरह ये। ठीक है, ये इस तरह। तो क्या होगा कि ये जो कंपास की नीडल्स होंगी वो अपने आप को सेट कर लेंगी, किसके लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग सेट कर लेंगी। तो बेसिकली वो जो टेंजेंट के लॉन्ग की डायरेक्शन होगी ना, वो किसकी डायरेक्शन होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो इस तरह से नीडल के ज़रिए हमें पता चल सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, और ये डायरेक्शन जो बन रही है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमें पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में सेट हो गई है, वो सेट हो गई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। नाउ पास अ हैवी करंट
थ्रू द वायर, जैसे ही हैवी करंट वायर में से पास होगा तो क्या होगा कि द कंपास नीडल्स विल रोटेट एंड विल सेट देमसेल्फ टेंजेंशियल टू द सर्कल। तो वो अपने आप को सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग सेट कर लेंगी नीडल्स होंगी, बिकॉज कंपास नीडल्स ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो कंपास की नीडल्स होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, वो अपने आप को जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होती है उसी डायरेक्शन में सेट कर लेती हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि वो डायरेक्शन उसकी होगी वो टेंजेंट के लॉन्ग, सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग होगी। द करंट इन द वायर हैज़ क्रिएटेड अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द वायर। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने देखी थी वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो गई है। उसके बाद इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स, अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज थी तो अब क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसे कि अगर पहले मैंने बैटरी का ये टर्मिनल नेगेटिव और ये पॉजिटिव बनाया है, तो अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन वहाँ पे जनरेट हुई है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर फिर मैं बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर देती हूँ, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव कर दूँ, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो करंट रिवर्स करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। लास्ट पॉइंट देखें, एज द करंट थ्रू द वायर स्टॉप, जैसे ही करंट स्टॉप करेगा तो क्या होगा कि नीडल्स दोबारा से अपने आप को नॉर्थ साइड पे सेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही करंट जब तक फ्लो करता रहेगा नीडल्स की डायरेक्शन क्या होगी कि मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग सेट रहेगी। जैसे ही करंट फ्लो करना स्टॉप कर गया है तो जो नीडल्स होंगी वो अपने आप को दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन जो कि उनके नॉर्थ साइड पे थी उसमें ले आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि राइट हैंड रूल क्या है कि अगर अब देखें वायर का राइट हैंड रूल होता है कि हमने डायरेक्शन देखनी है कि हमें कैसे पता चले करंट की डायरेक्शन किस तरफ है। तो नीडल्स ने हमें बता दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, अपनी कर्लिंग फिंगर्स हम वायर को अपने हैंड में पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी उनको डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो थंब की जिस तरफ डायरेक्शन होगी ना वही करंट की डायरेक्शन होगी। तो चलें राइट हैंड रूल पढ़ते हैं कि देखें, इफ़ द वायर इज़ ग्रैप्ड इन द फिस्ट ऑफ राइट हैंड में आपने अपने पहले वायर को पकड़ना है। पकड़ने के बाद विद द थंब पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो थंब होगा वो हमें करंट की डायरेक्शन बताएगा, और जो फिंगर्स होंगी, जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी ऑफ द हैंड विल सर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो हमें क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ कर्लिंग फिंगर्स इस डायरेक्शन में है तो हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और थंब की डायरेक्शन अपवर्ड बन रही है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, तो राइट हैंड रूल, इसको फर्स्ट राइट हैंड रूल भी आप लोग कह सकते हैं कि आर राइट हैंड रूल नंबर 1 किसके लिए, या फिर इसको आप कह सकते हैं वायर का राइट हैंड रूल। वायर का राइट हैंड रूल ये बताता है कि अगर आप वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं तो जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो डायरेक्शन बताएंगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, और जो थंब होगा वो डायरेक्शन बताएगा करंट की। ठीक है, तो ये राइट हैंड रूल है। उसके बाद यहाँ पे भी देखें कि क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेट हो गई है, और अगर हमने इसको बाय हैंड शो करना है तो हाथ के ज़रिए हम इस तरह से शो कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स किसी भी कंडक्टर पे कितनी अप्लाई होगी अगर हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। इसका क्या मतलब है, देखें कि जब भी सपोज कर लें एक वायर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड अपनी एक फील्ड जनरेट हुई हुई है, और इसी को अगर मैं रख दूँ कहाँ पे, नॉर्थ साउथ पोल के दरमियान में, मैग्नेट के दरमियान में रख दूँ, तो आपको पता है जो मैग्नेट होता है ना उसकी भी अपनी फील्ड होती है। ठीक है, जो मैग्नेट होता है उसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये जो वायर में से करंट मूव कर रहा है इसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये दो फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है, जब ये दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो क्या होगी कि उस कंडक्टर पे, जो कंडक्टर है ना जो हमने रखा है इस मैग्नेट के दरमियान में, उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। तो बेसिकली हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स कैसे और किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब इस कंडक्टर को, ये सामने आपके जो बना हुआ ये कंडक्टर है, ठीक है, तो हमने बैटरी लगाई है, वोल्टेज प्रोवाइड किया है, तो वायर में से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ये कॉपर रेल्स हैं और ये कॉपर रॉड है, ये येलो कलर की नज़र आ रही है। ये जो कॉपर रॉड है येलो कलर की, इसने आगे पीछे मूव करना है, और ये जो कॉपर रेल्स हैं, ठीक है, ये बनी हुई, इसके ऊपर ये कॉपर रॉड मूव करेगी आगे पीछे।
अब क्या होगा कि देखिए हमने इस कंडक्टर को कहाँ प्लेस कर देना है, हॉरिशू के अंदर, मींस कि ऐसी जगह पे जहाँ पे एक और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पहले सेट की गई है। और हमें ये भी बता दिया गया है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पहले एक जगह पे सेट है जिसके दरमियान में हमने कंडक्टर को रखना है, उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। ठीक है, उसकी जिसमें हम जिस फील्ड में हम इसको प्लेस कर रहे हैं उसकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में सेट की गई है। तो देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, if a wire carrying a current is placed in an external magnetic field B, a force act on the wire। जैसे ही हमने क्या किया है, करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड है और जिसमें हमने हॉरिशू की मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा, तो क्या होगा कि वो कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, फोर्स एक्ट होगी, वायर पे कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। तो इफ़ द वायर कैरिंग अ करंट देन देयर आर चेंजेस इन मोशन विद इन द वायर। अगर तो जो ये वायर है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन में क्या आएगी, करंट की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी। दीज चेंजेस मूव्स विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अगर करंट के फ्लो में चेंजेस आ रही हैं तो इसका मतलब है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी, जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसमें भी क्या आएंगी, चेंजेस आएंगी। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अ रॉड ऑफ कॉपर कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन अ पेयर ऑफ कॉपर रेल्स। कॉपर रेल्स के ऊपर एक कॉपर रॉड मूव कर रही है आगे पीछे। होल अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन द बिटवीन ऑफ पोल पीस ऑफ हॉरिशू मैग्नेट सो दैट द कॉपर रॉड इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड। कह रहे हैं कि वो जो कंडक्टर का होल अरेंजमेंट है ना, उसको हमने कहाँ पे, हमने हॉरिशू, वो जो मैंने मैग्नेट की एग्जांपल दी है कि मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड सेट की गई है, उसके दरमियान में हमने उस कंडक्टर को क्या कर दिया, रख दिया है। रखने के बाद व्हेन द करंट इज पास थ्रू द कॉपर रॉड, जैसे ही कॉपर रॉड में से क्या होगा, करंट पास करेगा जो कि कॉपर रेल्स पे मूव कर रही है। इट इज़ क्लियर दैट द force on the conductor is always at the right angle to the plane which contains the rod and the direction of magnetic field। तो ये हमें बात पता है कि जो फोर्स होगी, ठीक है, वो राइट एंगल पे होगी प्लेन के, और ये भी राइट एंगल पे होंगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मीन के जो फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और फोर्स परपेंडिकुलर होगी किसके, प्लेन के, जो सरफेस है। ठीक है, उसके भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, उसके बाद देखें कि अब ये एक्सपेरिमेंट आ गया है। यहाँ पे देखें कि ये क्या है, ये कॉपर रेल्स हैं। ठीक है, जिसके ऊपर ये कॉपर रॉड मूव कर रही है। आगे पीछे इसने हरकत की, क्या होगा कि ऑलरेडी ये जो हॉरिशू की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी सेट हुई हुई है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि इस कंडक्टर पे कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर सेट हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 का एंगल होगा किसका, इस कंडक्टर का। ठीक है, 90 का एंगल का मतलब यही है, यहाँ पे बी, एफ और ये जो सरफेस है ये तीनों राइट एंगल पे हैं, यानी कि ये तीनों किस एंगल पे हैं, 90 के एंगल पे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है और प्लेन है, तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो अब देखना है कि हमने फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करी है। सबसे पहले देखें कि द फोर्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज़ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द फील्ड। जो साइन अल्फा है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एंगल जो है वो कोई ना कोई बन रहा है। ठीक है, तो फोर्स किसी एंगल पे भी डिपेंड करी है और वो साइन अल्फा पे डिपेंड करी है, और ये जो एंगल जितना मैक्सिमम होगा, साइन अल्फा जितना मैक्सिमम होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। और हमें पता है कि जो साइन अल्फा होता है वो किस पे मैक्सिमम होता है, 90 के एंगल पे। साइन 90 होगा तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो फोर्स की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की। करंट जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्ट करेगी कंडक्टर पे। थर्ड पॉइंट है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के इन साइड जो लेंथ है, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतनी ज़्यादा एग्जर्ट होगी किस पे, कंडक्टर के ऊपर। इसी तरह द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है किन चीज़ों के साथ, साइन अल्फा के साथ, करंट के साथ, लेंथ के साथ और
बी के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। अब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं। कंबाइन कैसे लिखेंगे? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आई एल बी साइन अल्फा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, जिसे हमने के का नाम दिया। अगर आप सपोज कर लें कि कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। The force on the current carrying conductor placed in a uniform magnetic field gives both magnitude and direction। अब देखें कि हमारे पास ये जो फोर्स का फार्मूला ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। इसी को अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? इस साइन अल्फा को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो हम अगर हमने साइन अल्फा हटा के हम यहाँ पे इसको क्रॉस प्रोडक्ट के इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आई एल क्रॉस बी के इक्वल, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, ये आपके सामने एक डायग्राम है। यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे क्रॉस लगे हुए हैं। डॉट्स का क्या मतलब होता है? आउट ऑफ द पेज, मीन्स के ये शो करता है किसी भी चीज़ को बाहर की तरफ, ठीक है। और क्रॉस किसको शो करेंगे? ये शो करेंगे इन साइड शो करेंगे, ओके। यहाँ पे देखेंगे जो डॉट हैं वो शो कर रहे हैं किसको? आउट ऑफ द पेज, मीन्स कि कोई भी चीज़ है उसकी अगर करंट की डायरेक्शन है उसको डॉट से शो किया गया, इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ बनाई हुई है। फील्ड की डायरेक्शन डॉट से शो की हुई है, इसका मतलब है कि फील्ड की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ बनाई हुई है। अब क्रॉस का क्या मतलब होता है? इन टू द पेज, पेज के अंदर की तरफ। कि देखें कि इन टू द पेज का मतलब है कि आपसे कोई चीज़ अवे जा रही है तो वो इन टू द पेज कहलाएगी। अगर कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है तो वो आउट ऑफ द पेज कहलाएगी, ठीक है। आउट ऑफ द पेज को डॉट से शो किया जाता है और इन टू द पेज को क्रॉस से शो किया जाता है। अब उसके बाद ओके, अब यहाँ पे देखिए कि हमने फोर्स को क्या लिखा था? फोर्स इसके इक्वल आई थी एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। तो हम कुछ इसको इस तरह से अगर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अगर हमने बी निकालना है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? एफ बाय आई एल साइन अल्फा। साइन अल्फा का कोई यूनिट नहीं होता तो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए मैं साइन अल्फा नहीं लिख रही। तो देखें कि बी क्या है? बी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन क्या बनेगी? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 मीटर, जब 1 लेंथ क्या होगी? 1 मीटर होगी ऑफ द कंडक्टर की प्लेस्ड एट द राइट एंगल, वो 90 के एंगल पे रखा गया किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। व्हेन 1 एम्पेयर, जब करंट 1 एम्पेयर होगा, करंट पासिंग थ्रू इट, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक इंडक्शन है। देखिए जब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जब फोर्स 1 न्यूटन की एक्ट कर रही होगी, लेंथ हमारे पास 1 मीटर होगी, करंट करंट क्या होगा? 1 एम्पेयर होगा, तो हम क्या कहेंगे? ये जो रेशो होगी वो मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है, ठीक है। 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है? 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितने गॉस के होता है? 10⁴ के 4 गॉस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 1 टेस्ला का यूनिट कैसे बनेगा? देखिए बी इज इक्वल, अभी हमने लिखा किसके इक्वल होता है? एफ ओवर आई एल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि एफ का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन, आई का यूनिट एम्पेयर, लेंथ का यूनिट मीटर। तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। तो अब ये क्या था? ये मैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन थी। यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे फोर्स जब 1 न्यूटन की एक्ट कर रही होगी तो वो भी पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब 1 टेस्ला क्या होता है? अब 1 टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू हैव स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला। 1 टेस्ला स्ट्रेंथ कब होगी? इफ़ इट इज़ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी ऑन 1 मीटर, 1 मीटर की लेंथ पे, ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड एट द राइट एंगल, जो कि कितने एंगल पे रखा गया? 90 के एंगल पे रखा गया मैग्नेटिक फील्ड से। व्हेन अ करंट जो होगा 1 एम्पियर होगा, किसी भी कंडक्टर में से पास कर रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? टेस्ला कहेंगे। देखें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन बड़े अच्छे से करनी है। टेस्ला के अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इसका एमसीक्यूज फॉर्म में आ जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है। तो क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जब फोर्स एक्ट कर रही होगी और हमारे पास करंट 1 एम्पियर होगा, लेंथ 1 मीटर होगी, तो इसी रेशो को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। या फिर आप कहते हैं कि रेशो ऑफ फोर्स एंड करंट एंड क्या होगा? लेंथ, इसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। और इसका यूनिट ये बनता है 1 टेस्ला। 1 टेस्ला क्या होगा? जब हमारे पास फोर्स कितनी होगी? 1 न्यूटन एक्ट करी होगी, करंट हमारे पास 1 एम्पेयर होगा, लेंथ हमारे पास 1 मीटर होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 टेस्ला कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये डेफिनेशन होगी है। उसके बाद अब देखें कि हमने क्या करना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स मालूम करनी है। वही कंडक्टर है। अब ये जो सर्कल सा आपको गोल गोल सा नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? वो कंडक्टर है जो कि हमने किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइंस बनी हुई हैं, उनकी जो नॉर्थ से साउथ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और जो कंडक्टर है, कंडक्टर पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड लग रही है,
और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड लग रही है कंडक्टर पे, ठीक है। और ये डॉट शो कर रहा है, ये जो डॉट है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो डॉट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की डाउनवर्ड है। अब हमने देखना है कि फोर्स किस तरफ लग रही है। थोड़ा सा अगर आप गौर करें, यहाँ पे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड्स अपवर्ड जा रही हैं और इस नॉर्थ साउथ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ आ रही हैं। तो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगी, तो इस साइड पे जो फील्ड होगी वो वीक हो जाएगी। अब इस तरफ देखिए कंडक्टर की फील्ड लाइंस भी नीचे हैं और इस मैग्नेट की फील्ड लाइंस भी नीचे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक जो फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमेशा ली जाती है स्ट्रॉन्ग से वीकर पार्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे डाउनवर्ड है, और यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन बनेगी वो इस तरफ बनेगी। ये फोर्स की डायरेक्शन शो की गई है, ठीक है। तो ये हमने अब राइट हैंड रूल कैसे पढ़ना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने कैसे देखनी है। द टू फील्ड्स ऑफ reinforce each other on the left side, लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है कि ऑफ द कंडक्टर एंड द कैंसिल ईच अदर ऑन द राइट हैंड साइड। अब इस साइड पे, इस लेफ्ट साइड पे क्या है, दो फील्ड हैं, दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो द कंडक्टर टेंड टू मूव टूवर्ड द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। तो ये जो कंडक्टर है वो क्या होगा कि वो फोर्स लगाएगा किस सिम्प में, वीकर पार्ट की तरफ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा। द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड द राइट इन द डायरेक्शन एट द राइट एंगल टू द बोथ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो 90 के एंगल पे बन रही होगी, किसके साथ, करंट की डायरेक्शन के साथ, कंडक्टर के साथ कितने के एंगल पे बन रही होगी, 90 के एंगल पे बन रही होगी। दिस रूल इज ऑफन रेफर्ड द एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल। इट कैन बी सीन दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सेम एज गिवन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि देखेंगे जब क्या होगा कि एक तरफ फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एक तरफ फोर्स वीक है, ठीक है। तो हमेशा फोर्स जो एक्सर्ट होगी वो स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की तरफ जब लगेगी फोर्स, तो ये जो कंडक्टर, जो ये सर्कल वाला कंडक्टर रखा हुआ है दरमियान में, ये क्या होगा, इस तरफ, जिस तरफ स्ट्रॉन्ग वीक फोर्स होगी उस तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा। मीन्स कि उस पर जो फोर्स लग रही है वो उस वो जो फोर्स होगी वो उस कंडक्टर को क्या करेगी, इस लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।